नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्राएं आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बीएचयू की छात्राएं एजेंडे से भरपूर झूठी पत्रकारिता करने वाले लोगों की आज पोल खोलना चाहती हैं और इसमें हम उनकी मदद करेंगे। पिछले 24 घंटों से बीएचयू के बारे में दुष्प्रचार चल रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीएचयू में छात्राओं के साथ भेदभाव होता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक खास विचारधारा के लोगों ने शेम ऑन बीएचयू नामक हैशटैग को ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया और बीएचयू की बदनामी होने लगी। पूरे मामले का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम बीएचयू गई और हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई बीएचयू में छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है। और वहां थोड़ा ही समय बिताने के बाद हमें यह समझ में आ गया कि बीएचयू के बारे में दुष्प्रचार किया गया है और ये पूर्वाग्रह से पीड़ित पत्रकारों की गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग है। ऐसे में इस खबर का डीएनए टेस्ट करना बहुत जरूरी हो गया था। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि कैसे कुछ लोग देश के माहौल को जानबूझकर अपने एजेंडे के तहत खराब कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको तमिलनाडु में कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ शुरू हुए स्वदेशी युद्ध के बारे में बताएंगे। खबर यह है कि तमिलनाडु में करीब 15 लाख दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से सॉफ्ट ड्रिंक्स के स्टॉक्स को हटा दिया है। इन दुकानदारों का कहना है कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा बनाई जाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स अब नहीं बेचेंगे और इसकी जगह वो स्वदेशी कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट करेंगे। इस फैसले में अच्छी बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के दबाव को तोड़ते हुए व्यापारियों ने अपने स्तर पर ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। यानी अगर लोग चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस फैसले का संभावित नुकसान यह है कि विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स की जगह स्वदेशी कोल्ड ड्रिंक्स ले लेंगी और कोल्ड ड्रिंक्स से होने वाला नुकसान आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। हमारी नजर से अगर देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स से दो तरह के नुकसान होते हैं। पहला है आम लोगों का स्वास्थ्य और दूसरा तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड वाटर का स्तर कम होना। यानी कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत और देश के पानी दोनों को चुरा रही है। हम इसी नजरिए से इस खबर का आज एक डीएनए टेस्ट करेंगे और आज हम आपको हाइपरलूप के बारे में बताएंगे। यह दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बहुत जल्द भारत में भी आ सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति दिल्ली से मुंबई तक सिर्फ 80 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन शायद इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मुंबई में उतरने के बाद उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे। इसी तरह दिल्ली के ट्रैफिक जैम की वजह से कोई भी व्यक्ति हाइपरलूप तक कई घंटों में ही पहुंच पाएगा। यहां पर सवाल यह है कि हम अच्छी से अच्छी तकनीक का फायदा क्यों नहीं उठा पाते। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देख लेते हैं नॉन स्टॉप न्यूज में। यूपी में छठे दौर की 49 सीटों और मणिपुर में पहले दौर की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। इन सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। प्रचार थमने से पहले सीएम अखिलेश यादव ने बलिया में पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं राहुल गांधी ने वाराणसी की रैली में आज यूपी के आमों का जिक्र किया। वहीं हमने बिजली में सुधार लाने का काम किया और ये बीजेपी वाले तो बिजली को भी हिंदू मुसलमान कर दिए। लंगड़ा आम मशहूर है, यहाँ का लंगड़ा आम मशहूर है बनारस का। उसको हम अमेरिका भिजवाना चाहते हैं, जापान भिजवाना चाहते हैं, चीन भिजवाना चाहते हैं। डब्बे में लिखा होगा मेड इन बनारस उत्तर प्रदेश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चंदौली में रैली की। उनके निशाने पर भी पीएम रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में शुरू से ही यहाँ समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। दूसरी तरफ इम्फाल में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि मणिपुर में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इन मणिपुर विल फॉर्म ए गवर्नमेंट विद ए क्लियर मेजॉरिटी। मणिपुर में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। 2012 के चुनाव में पार्टी को मणिपुर से एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज गोरखपुर में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद थे। करीब 6 किलोमीटर लंबे बीजेपी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। मगर जिस तरह गोरखपुर की जनता ने स्वागत किया है, यूपी चुनाव के विजय का सरगर्ज निकला हो इस तरह से।
इस रोड शो में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और पोस्टर लहराए, जिसमें योगी आदित्यनाथ को यूपी का बादशाह दिखाया गया। रोड शो में अब की बारी योगी सरकार के नारे भी लगे। गोरखपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर के रोड शो में दावा किया कि 5 चरण के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। पूर्वांचल में हो रहे छठे चरण के मतदान के बाद पार्टी 2/3 बहुमत हासिल कर लेगी। जिस तरह गोरखपुर की जनता ने स्वागत किया है, यूपी चुनाव के विजय का सरगर्ज निकला हो, इस तरह से। रोड शो में अमित शाह ने यूपी की अखिलेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि जनता खुद अब समाजवादी पार्टी से गुंडाराज का हिसाब लेगी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती हो, ताकि बुर्का पहनी महिलाओं के वोटर आईडी की जांच की जा सके। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महिला मतदाता बुर्का पहनकर मतदान करने आती हैं। ऐसे में उनकी सही पहचान करने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती करना जरूरी है। हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट वुमेन पुलिस फोर्स का हो। अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, तो जिसमें कि ये बोगस वोटिंग को रोका जा सके। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी बुर्के के बहाने चुनाव का सांप्रदायिकरण कर रही है। बीजेपी बुर्का इसलिए बोल रही है कि इसमें हिंदू मुस्लिम की भावना फैले। यही बीजेपी और आरएसएस की राजनीति है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों में असहिष्णुता पर प्रहार किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी हिंसा नहीं बल्कि बहस करने की जगह है और भारत में असहिष्णु भारतीय के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि संविधान ने हर भारतीय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के खिलाफ मार्च निकाला। एबीवीपी ने इस मार्च को सेव ड्यू मार्च नाम दिया। मार्च के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एबीवीपी का आरोप है कि आईसा से जुड़े वामपंथी सोच वाले बाहरी छात्र ड्यू कैंपस में आकर माहौल खराब कर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राष्ट्रवाद अच्छा शब्द है, लेकिन देश में इस शब्द को बदनाम किया जा रहा है। नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड। ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है। ये विवाद खड़ा करने की एक प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा में चल रहा जाट आंदोलन आज दिल्ली पहुंच गया। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जाटों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से सेंट्रल दिल्ली में जाम लग गया। जाट आंदोलन की अगुवाई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक कर रहे हैं। यशपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं। आरोप है कि जाट आंदोलन के जरिए वो यूपी में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि यशपाल ने इससे इनकार किया है। बीजेपी के प्रदेश के कई एमएलए हमारी मांगों में साथ गए और धरनों पर समर्थन दिया। ये कहना ये आंदोलन केवल जाट का है और जाति का ये आंदोलन आगे रहेगा, इसमें कोई राजनीति नहीं आएगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि भारतीय सेना अपने दुश्मन से युद्ध के किसी भी तरीके से निपटने के लिए तैयार है। डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान अपने दुश्मनों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पर्रिकर ने कहा कि अफगानिस्तान और उत्तरी हिस्से से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें लोगों के शरीर पर केमिकल हथियारों जैसा प्रभाव दिखा है। तैयारी करना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द full exercise where you have to be prepared for any disaster. Some photographs in the media indicating some chemical use of some chemical weapon in some remote corner in the northern side. डीआरडीओ के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने केमिकल हथियारों का पता लगाने वाले एनबीसी रेकी व्हीकल और इन हमलों से बचाव का एनबीसी मेडिकल किट सेना को सौंपा। गुजरात के मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर आज विधानसभा के बाहर एक व्यक्ति ने जूता उछाल दिया। हालांकि जूता जडेजा को लगा नहीं। गांधीनगर में विधानसभा की कार्रवाई के बाद जडेजा जब मीडिया से बात कर रहे थे, तभी इस व्यक्ति ने चिल्लाते हुए उनकी तरफ जूता फेंका। जडेजा एक तरफ झुक गए। इसी बीच सुरक्षा कर्मियों ने जूता फेंकने वाले को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गोपाल इटादरिया नाम का ये व्यक्ति गुजरात विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच हुई हाथापाई को लेकर नाराज था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जवाहर बाग हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
हिंसा में मारे गए एसएसपी मुकुल द्विवेदी की पत्नी समेत 9 लोगों की याचिकाओं पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जब हम दूसरे देश में बैठे आतंकियों का पता लगा सकते हैं तो फिर फरार लोगों का क्यों नहीं। आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले को, मथुरा जवाहर बाग कांड के मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को ऑर्डर दिया है कि आप इनको जांच में सहयोग करिए, लेकिन आप पूरी की जो जांच है वो सीबीआई ही करेगी। 2 जून 2016 को जवाहर बाग की हिंसा में 2 पुलिस अफसरों समेत 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने वाले रामवृक्ष यादव की लाश भी हिंसा थमने के बाद पार्क से बरामद हुई थी। साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी मिले थे। अखिलेश सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध करते हुए एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग बनाया था। एयर इंडिया पर एक 80 साल की बुजुर्ग महिला को परेशान करने का आरोप लगा है। लंदन से मुंबई पहुंची कैंसर की मरीज मोहिनी चंदारमानी को कोलकाता जाना था, लेकिन कोलकाता की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के बाद एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि कस्टम में देरी की वजह से फ्लाइट छूटी थी। तब एयर इंडिया ने शाम की फ्लाइट से कोलकाता भेजने का वादा किया था। घंटों परेशान होने और कोलकाता से परिवार की कोशिश के बाद आखिरकार महिला कोलकाता पहुंच सकी। परिवार ने सिविल एविएशन मिनिस्टर को सोशल मीडिया पर टैग करके अपनी परेशानी बताई। I missed the flight, so I never knew what to do afterwards. So since I had no mobile, I couldn't contact my family, and so I just told my brother, and he told my nephew, and they took action, and that's why they made me comfortable. I mean, they did take care afterwards. तेलंगाना सरकार ने विवाहित महिलाओं को लेकर विवादित नोटिफिकेशन जारी किया है। तेलंगाना के समाज कल्याण आवासीय शिक्षण संस्थान के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कॉलेज में सिर्फ अविवाहित महिलाओं को ही एडमिशन मिल सकता है। दलील दी गई है कि शादीशुदा महिलाओं से मिलने के लिए उनके पति आते रहते हैं। इस वजह से कुंवारी लड़कियों का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। सरकार ने यह आदेश सिर्फ 1 साल के लिए जारी किया है। महिला संगठनों ने तेलंगाना सरकार के फैसले का विरोध किया है। वहीं सरकार ने कहा है कि इस फैसले का मकसद कम उम्र में शादियां रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार गर्ल्स एसोसिएशन की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बार गर्ल्स एसोसिएशन ने याचिका में कहा है कि उन्हें डांस के दौरान टिप लेने से ना रोका जाए। साथ ही डांस पर शर्तें लगाने की भी चुनौती दी गई है। बार गर्ल्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को करेगा। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने देश भर में 3 बैंकों की 433 शाखाओं में रजिस्ट्रेशन के इंतजाम किए हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 40 दिन बाद रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। भोले बाबा के दर्शन पहले पाने के लिए जम्मू में रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही भक्तों में होड़ मच गई। इस बार 13 साल से कम और 75 से ज्यादा उम्र वालों को यात्रा में नहीं जाने दिया जाएगा।